हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑपरेशन नीट। दिस इज रेखा देवनानी एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड लेक्चर ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन और कंप्लीट चैप्टर को डन एंड डस्टेड करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अच्छा, इससे पहले हम लोग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़कर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है बेटा तो फटाफट से जाना, उस लेक्चर को अटेंड करके आ जाना, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो 5 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर आपके, तो 20 मार्क्स इन नीट एग्जाम, भाई रैंक इधर उधर हो जाएगी। तो फटाफट से उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और कर लिया है तो देर किस बात की। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन टर्म जो नॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है, दैट इज द पीरियड्स, जिसे कहा जाता है कि एक बच्ची को प्यूबर्टी के टाइम पर पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, वही है मेंसेस। एंड पूरे 1 महीने की ये साइकिल होती है बेटा, 28 से 29 दिन की साइकिल होती है यूजुअली। कभी कभी प्लस माइनस 2 to 4 डेज हो जाते हैं, फीमेल के डिपेंड करता है उसकी बॉडी फिजियोलॉजी पर। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कितने दिन की हुई है? 28 से 29 दिन की। हर फीमेल प्राइमेट का ये फीचर है बेटा, सभी फीमेल प्राइमेट्स में होती है। फीमेल प्राइमेट्स में, किसमें? प्राइमेट्स में, ठीक है। जैसे कि प्राइमेट्स को अगर मैं बात करूं तो मंकीज इसके अंदर आते हैं बेटा, मंकीज इसके अंदर आते हैं, और एप्स इसके अंदर आते हैं बेटा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स ऑब्वियसली हम लोग भी इन्हीं के अंदर आते हैं। जो नॉन प्राइमेट है, जो नॉन प्राइमेट है, तो नॉन प्राइमेट के अंदर बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, बट इनके अंदर एक और साइकिल चलती है जिसे हम लोग एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, और इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी फीमेल प्राइमेट्स हैं उनके अंदर ये साइकिल चलती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी चलती है। तो ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसे भी हमें पढ़ना है, समझ रहे हैं? तो आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा। फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा, ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर। कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है बेटा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जब हुआ, जब सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बच्ची को, एक 12-13 साल की बच्ची को आते हैं, पीरियड्स आते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम बड़े ही प्यार से बायोलॉजिकल टर्म में मेन आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेन आर्क, मेन आर्क, ओके। अब क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी, फीमेल्स का जब हमने oogenesis पढ़ा था, हमने वहां पर एक ही बात पढ़ी कि ओवा है लिमिटेड, भाई प्राइमरी oocyte लेकर आई है फीमेल और वो लिमिटेड है, अब इससे ज्यादा नए ओगोनिया नहीं आएंगे, तो इसका मतलब फीमेल्स के पास में नंबर ऑफ ओवा लिमिटेड है। हर महीने एक ओवा रिलीज होगा और कुछ डिजेनरेट भी हो जाते हैं इस दौरान, तो इस सब में नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लिमिटेड है। तो ऑलमोस्ट प्यूबर्टी पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और एट द एज ऑफ 50 ये सीज हो जाती है, रुक जाती है। क्या करती है? स्टार्ट हुई एट प्यूबर्टी, जब ये सीज हुई, ठीक है, जब ये सीज हुई, कब? एट एज ऑफ 50, ठीक है। और जब ये रुक जाती है तो कहते हैं ना पॉज हो गया है कुछ, इसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। तो जब स्टार्ट हुआ तो मेनार्क, जब रुक गई तो मेनोपॉज। इतनी बात क्लियर है? और प्यूबर्टी के टाइम पर जब स्टार्ट हुआ है, यानी कि मेनार्क हुआ है और मेनोपॉज हो रहा है, इस सब के बीच में, इस सब के बीच में कॉन्टिन्यूअसली हर 28 दिन बाद, 29 दिन बाद लड़की को पीरियड्स आते हैं, जो कि पूरी एक साइकिल का पार्ट है। और इसका इंडिकेटर, अगर ये कहते हैं कि एक लड़की को नॉर्मली पीरियड्स आ रहे हैं, हर महीने उसका नॉर्मल साइकिल चल रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो फीमेल, उस फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हेल्दी है। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करता है, फेज ऑफ फीमेल, ठीक है। इतनी बातें बेटा क्लियर हैं आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा क्या है? फीमेल प्राइमेट्स का फीचर है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इसके अंदर आते हैं। नॉन प्राइमेट में एस्ट्रस साइकिल चलती है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 से 29 दिन की ये साइकिल है। जब ये स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, जिसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं।
एंड बेसिकली लाइफ में अगर स्टार्टिंग की बात करें तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, जिसे हम लोग मेनार्क कहते हैं, और ये सीज हो जाता है एट द एज ऑफ 50, जिसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। और इस सब के बीच में कॉन्टिन्यूसली 28-29 दिन की फीमेल की साइकिल चलेगी, जिसे हम लोग इंडिकेटर मानते हैं कि भाई फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेरी गुड, या हम कह सकते हैं कि वो हेल्थी है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव फेज है। ठीक है, अब बेटा ये जो 28 से 29 दिन की साइकिल है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि ओवरी से ओवा निकल रहा है एंड लड़की को पीरियड्स आ रहे हैं। बड़ा ही एक फोबिया टाइप का बना हुआ है हमारी सोसाइटी में बेटा, हमारी सोसाइटी में बड़ा ही एक फोबिया टाइप का बना हुआ है। हमें यहाँ पर स्लाइड ऐड करनी पड़ सकती है, कर ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको लिख कर बता दूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार से हम लोग स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ब्लैंक ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं भाई। अब आ जाइए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये जो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये कितने दिन की हमने पढ़ी कि ये भाई 28 से 29 दिन की होती है। ये चीज़ हमने देख ली। ठीक है, 28 से 29 दिन की ये साइकिल है। और इस साइकिल के होने का या पीरियड्स आने का रीज़न क्या है? सबसे पहली बात बेटा देखो, ये बात हमने पढ़ी थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस हुआ है, एजाकुलेशन हो रहा है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक एजाकुलेशन में आ गए हैं और भाई फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर हो गए। अब फीमेल का ओवा आएगा, उससे फर्टिलाइज होगा, उसके बाद में इम्प्लांट भी यूटेरस के अंदर ही होगा और उसका पूरा डेवलपमेंट भी वही होगा, पार्चुरेशन भी फीमेल ही करवा रही है। तो भाई इतने सारे काम हैं फीमेल बॉडी पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसकी तैयारियां भी फीमेल करके रखती है। अब फीमेल की बॉडी को ये बात पता है कि 1 महीने में एक ओवा आएगा, तो 1 महीने में एक ओवा आएगा तो फीमेल की बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहती है कि हर आने वाला ओवा फर्टिलाइज होगा। तो फर्टिलाइज होगा तो भाई इम्प्लांटेशन के लिए कोई जगह भी चाहिए। हमारे पास एक ये यूटेरस है, फीमेल्स के पास में एक ये यूटेरस है, ये फैलोपियन ट्यूब्स हो गई, ये ओवरीज हो गई, मैं मान लेती हूँ। ठीक है, ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब फीमेल की ओवरी से ओवा आएगा, फिम्बरी इसको कैप्चर करेंगी और अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो यूटेरस की वॉल में ये इम्प्लांट हो जाएगा। और इनर वॉल ऑफ यूटेरस को हम लोग कहते थे इट इज एंडोमेट्रियम। अब अगर ये ओवा फर्टिलाइज हो गया है तो ये इम्प्लांट हो जाएगा, बट अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये डिजेनरेट हो जाएगा ना। और जहां पर एंडोमेट्रियम ने तैयारी की थी कि लाओ मैं इसको इम्प्लांट कराऊंगी, अब उसका क्या रोल, वो भी डिजेनरेट हो जाएगी, अगले महीने फिर नहीं बनेगी। तो ये जो बेटा आपकी यूटेराइन वॉल एंडोमेट्रियम है, इसमें काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स है। यूटेराइन वॉल जो उसकी वॉल है एंड द ब्लड वेसल्स और डिजेनरेटेड ओवा, ये सब कुछ वेजाइना के रास्ते से बाहर आ जाता है, जिसे हम लोग बेसिकली पीरियड फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बीच में फेजेस क्या क्या होती हैं वो हमें पढ़नी है। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ओवा अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, मतलब जब प्रेगनेंसी नहीं है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। तो आपको ये बात यहाँ से समझ में आ रही होगी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी उस टाइम पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएंगी, इसका मतलब उस टाइम पर उस लेडी को पीरियड्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसका भी हम लोग पूरी डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा आती हैं आपकी 3 फेजेस, तीनों हम लोग पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरीज एंड विद रिस्पेक्ट टू यूटेरस। ओवरी ओवा बना रही है, यूटेरस वॉल को प्रिपेयर करके रख रहा है कि भाई मेरा तो आके एम्ब्रियो आएगा, मेरा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए मुझे प्रिपेयर होना है। एंड वहाँ ओवरी एक ओवा रिलीज कर रही है हर महीने, तो ओवरी में भी चेंजेस हो रहे हैं और आपके यूटेरस में भी चेंजेस हो रहे हैं जो यूटेराइन वॉल है। और ओवरी में जो ओवा बन रहा है उससे LH एंड FSH का भी कुछ ना कुछ रोल है उसमें। एंड दूसरी बात, आपका जो यूटेरस की वॉल है उसके लिए भी अलग अलग ओवेरियन हार्मोन बन रहे हैं। तो बेसिकली 2 हार्मोन्स इसमें हमें पढ़ने हैं एंड 2 स्ट्रक्चर्स जिनको डिटेल में हमें पढ़ना है। इनके रेस्पेक्ट में, ओवरी के रेस्पेक्ट में एंड यूटेरस के रेस्पेक्ट में अलग अलग फेजेस हैं। टोटल 3 फेजेस पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिससे हम लोग फ्लो जब होता है फीमेल का उसे वहां से डे 1 काउंट करते हैं। ठीक, क्या है मेंस्ट्रुअल फेज? इसमें होता क्या है, ब्लीडिंग होती है, इसमें प्रॉपर ब्लीडिंग हो रही है। दूसरा फेज आता है जब ये रुक जाता है, फॉलिकुलर फेज। ब्लीडिंग हो गई, काम खत्म, फिर फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होती है जिसे हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। दोनों का मतलब क्या है ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी। और थर्ड स्टेज इज ल्यूटियल स्टेज, जिसे हम लोग सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं।
अब क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं, वो इस एनसीईआरटी के डायग्राम ने बड़े प्यार से समझाया हुआ है। तो सबसे पहले आ जाइए, एक ऐसा कलर चूज कर ले जो हर जगह इधर ड्रॉ कर पाए। तो येलो कलर आई थिंक इट इज बेस्ट, यस इट इज बेस्ट। देखो फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुएशन, या फिर इसे हम लोग ब्लीडिंग भी कहते हैं। ये बेटा आपका 1 से 5 दिन का पीरियड है। 1 से 5 दिन नहीं बेटा, 3 से 5 दिन होता है लगभग। किसी फीमेल को होगा कि 3 दिन का होगा, किसी फीमेल को हो सकता है 5 दिन का भी हो, बट 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 5 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि 5 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो एबनॉर्मल है बेटा, और अगर 3 दिन से कम ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी एबनॉर्मल है। कोई वो अच्छी बात नहीं है कि फ्लेक्स करने की बात है, नो, इट इज़ द पॉइंट ऑफ वरिंग। आपको जाना पड़ेगा गायनेक के पास, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई 3 दिन से कम पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 3 to 5 डेज का ऑलमोस्ट जनरली रहता ही है। तो जब आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो रहा है, जब फीमेल्स को फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स आ रहा है, वहां से हम लोग डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट करते हैं। तो 1 to 5 डेज इज द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जहां पर ब्लीडिंग हो रही है। और ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है किसके रेस्पेक्ट में है, कि यूटेरस की वॉल टूट कर आ रही है। यूटेरस की वॉल अभी टूट रही है, तो ये बेटा यूटेराइन इवेंट आपको दिखाए गए हैं, जो कि यूटेरस की वॉल अब आपको टूटती हुई दिखाई दे रही है, नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। और एट द डे 5 ये बिल्कुल कम है, एंडोमेट्रियम बिल्कुल पतली दिखाई हुई है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट फेज। होगा क्या इसमें, इस टाइम पर आपकी जो यूटेराइन वॉल है वो ब्रेक हो चुकी है। अब आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो खत्म हो चुके हैं, नॉर्मल सब कुछ चीज़ें आ गई हैं। तो अब यूटेराइन वॉल उस चीज़ को लेकर रोएगी नहीं कि मेरा क्यों नहीं यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ, मुझे क्यों नहीं बढ़ने दिया। ये जैसे ही शट डाउन होना रुकी, दोबारा से रीजनरेट करेगी। अगले महीने की तैयारी, हार नहीं मान रही है, अगले महीने की तैयारी कहाँ से स्टार्ट हो गई, आपके डे 6 से। और ये बेटा बढ़ती ही जाएगी, डे 1 से बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये प्रोलिफरेट हो रही है। प्रोलिफरेट मतलब डेवलप हो रही है, तो इसे हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। और ये बढ़ती जा रही है, तो भाई जब यूटेरस की वॉल हार नहीं मान रही है, बढ़ती जा रही है फिर से, तो जो आपका ओवरी है वो भी फिर से फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने की तैयारी करेगा। भाई ओवा फिर से रिलीज करना है ना अगले महीने का। तो इस टाइम पर आपके यूटेरस के अंदर हो रहा होगा प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जबकि आपकी ओवरी के अंदर आपके फॉलिकल्स एकदम से डेवलप होते जा रहे होंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल से ओवा निकल जाएगा एट द डे ऑफ 14। ओवा निकल जाएगा एट द डे ऑफ 14, दिस इज द 14th डे, ठीक है। और ओवा के रिलीज होने का सबसे पहला कारण यह है कि पिट्यूटरी ने LH को एकदम से बढ़ा दिया है। LH सर्ज आई है, जिसकी मदद से जस्ट डे ऑफ 14 से समझ लीजिए आप थोड़ा सा पहले, जस्ट एक दिन पहले, एक रात पहले LH की ऐसी सर्ज आई कि ओवा रिलीज कर दिया ओवरी ने, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, दैट इज एट द डे ऑफ 14, ठीक। ओव्यूलेशन हो गया। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ बेटा, बचे हुए स्ट्रक्चर्स अलग हो जाएंगे, ओवा आ जाएगा आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। ओवा आ गया आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। और एक चीज और यहां से समझिएगा, ओवा आ गया है आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में, एंडोमेट्रियम अभी भी डेवलप कर रही है। एंडोमेट्रियम क्या कर रही है, अभी भी डेवलप कर रही है। इस टाइम पर जो बचा हुआ स्ट्रक्चर, जैसे कि आपकी ग्रेन्युलोसा सेल्स हो गई, जो एक्स्ट्रा सेल्स थी थीका की सेल्स, ये सब एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम की एक खास बात यहां लिख लो बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम की एक खास बात लिख लो, इट इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। इट इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कहता है भाई अब ओवा तू जा, तू फर्टिलाइज होना, यूटेरस की जो वॉल है उसको पूरा डेवलप कराने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब जितनी स्पीड से नहीं हो पा रही थी ना प्रोलिफरेट, उससे ज्यादा मैं करवाऊंगा। अब इसमें ग्लैंड्स भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। यूटेरस की जो वॉल है ये और ऐसे डेवलप होती जा रही है, और इसमें ग्लैंड्स भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। जो ग्लैंड्स इसमें बनती जा रही हैं, इसीलिए इसको सेक्रेटरी फेज कहा जाता है। और क्योंकि आपके ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, इसे हम लोग ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, समझे। तो ओवरी के रिस्पेक्ट में ल्यूटियल फेज है, ओवरी के रिस्पेक्ट में फॉलिकुलर फेज है, जबकि आपके यूटेरस के रिस्पेक्ट में सेक्रेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज आती है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो
ये जो इसने जिम्मा लिया था कॉर्पस ल्यूटियम ने कि मैं बढ़ाऊंगा आपकी एंडोमेट्रियम, ऐसा क्या कर रहा था ये? कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही ओवा रिलीज करता है हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है दिस डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। भाई जब तक इसे सिग्नल ना मिल जाए कि भाई अब मेरा ओवा तो अब मेरे ओवा का कुछ नहीं हुआ है, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तब ये कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर क्या होगा अगर ऐसा हुआ कि ये ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये डिजेनरेट हो जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस बना लेगा। अब ये कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं सेक्रेट कर रहा है। ठीक है, इसका कई सारा आइडिया मैं आपको oogenesis के टाइम पर भी बता कर रही, फॉलिकुलोजेनेसिस के टाइम पर भी बता के। रीजन यही था कि आपको ये वाली सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। अगर आपने फॉलिकुलोजेनेसिस बेटा नहीं पढ़ी है तो ये सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो फॉलिकुलोजेनेसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाइए, क्या कर रहा था ये कॉर्पस ल्यूटियम? प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट कर रहा था। इस सब के अलावा जो आपकी फॉलिकुलर सेल्स है ये एक हार्मोन सेक्रीट करती हैं, ईस्ट्रोजन। क्या करती हैं? ईस्ट्रोजन। एंड इस ईस्ट्रोजन की सर्ज भी आती है 14 डे पर, बट ये आपके अगेन इसके डेवलपमेंट, यूटेराइन वॉल के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। प्रोजेस्टेरॉन तो सेक्रेट कर ही रहा है आपका कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन भी सेक्रेट करता है। तो समझ पा रहे हैं? आपके डेवलपिंग फॉलिकल जो है वो सेक्रेट कर रहे हैं ईस्ट्रोजन, जबकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों सेक्रेट करता है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा है प्रोजेस्टेरॉन का सर्ज आएगा, ईस्ट्रोजन का भी सर्ज आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा? अब एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही ईस्ट्रोजन बड़ा है, ईस्ट्रोजन यहाँ पर बड़ा है, अब ये आपकी पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई अब एलएच को रोक दो, एलएच का सर्ज हो गया, अब इसे रोकते जाओ, अब एलएच कम होता जाएगा। समझ रहे हैं? और सेम यहाँ पर जो ईस्ट्रोजन बड़ा है ये आपकी पिट्यूटरी को देगा सिग्नल कि भाई एलएच को इसने पहले क्या दिया? नेगेटिव, सॉरी बेटा यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, यहाँ पर जो बढ़ता जा रहा है अब ये पॉजिटिव फीडबैक देगा कि सेक्रेशन बढ़ाओ, यहाँ पर हुआ तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा कि आप सेक्रेशन रोक दो, तो ये कम हो जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव वाला फंडा आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि ईस्ट्रोजन से रेगुलेट हो रहा है आपका पिट्यूटरी का सेक्रेशन। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से एक बार फिर से देख लेना, यूटेरस के अंदर अलग इवेंट्स चल रहे हैं और आपकी ओवरी के अंदर अलग इवेंट चल रहे हैं। ओवरी के हार्मोन अलग है और आपके पिट्यूटरी के हार्मोन अलग है। तो एक बार फटाफट से क्विक रिकैप देखो। यूटेरस के अंदर जैसे ही वॉल टूट रही है, ये फेज है मेंसेस का, 3 से 5 दिन का है। 1 दिन से स्टार्ट होगा, 5 दिन तक चलेगा। अब क्या होगा? मेंसेस खत्म हो गए हैं और अब आपका प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो गया। ये डेवलप होती जा रही है, उसी के साथ साथ फॉलिकल भी डेवलप होते जा रहे हैं। वहां पर फॉलिकुलर फेज है ओवरी के अंदर, फॉलिकल डेवलप होते जा रहे हैं, तो ये ईस्ट्रोजन रिलीज करते जा रहे हैं, तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता गया और एक पीक पर आया, इसने आपकी पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक दिया कि भाई एलएच सर्ज दे दो। एलएच एफएसएच दोनों साथ में बढ़ेंगे, एकदम से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास से दोनों बढ़ेंगे, और एलएच सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एट द डे ऑफ 14। अब क्योंकि ये ईस्ट्रोजन का पीक थोड़ा सा कम हो गया है, अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारा सेक्रेट करेगा और थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी। प्रोजेस्टेरॉन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत बढ़ती जाएगी, इसमें ग्लैंड्स भी बन जाएंगी, इसीलिए इसे हम लोग सेक्रेटरी फेज कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम बना है ओवरी में, इसीलिए इसे हम लोग ल्यूटियल फेज कहते हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में ईस्ट्रोजन अब बोलेगा कि भाई अब तो सेक्रेशन रोक दो, अब रोक दो, और अब आपके इस सब का सेक्रेशन डाउन हो जाएगा, इन दोनों का सेक्रेशन कम हो जाएगा, और आपका ईस्ट्रोजन फिर से थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, जिसने कि इसका सेक्रेशन कम किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से आता है? एक क्वेश्चन तो टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है कि भाई अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहा, ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन वो सेक्रेट करता रहेगा, फिर वॉल को और मोटा करेगा, बट अगर नहीं हुआ तो डीजनरेट हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, पहली बात। दूसरी बात, कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों सेक्रेट करता है बेटा, जबकि डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन सेक्रेट करते हैं। ठीक, इसके अलावा यूटेराइन इवेंट एंड ओवेरियन इवेंट आपको समझ में आने चाहिए। तीसरी बात, इससे एक और ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि जो आपके ये हैं ये ओव्यूलेशन का डे बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ओव्यूलेशन हुआ है उसी दिन अगर कॉपुलेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर अवॉइड करनी है तो इस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रिवेंट करो, और अगर आपको प्रेगनेंसी आप चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए। ये वाला फंडा चलता है।
तो ओव्यूलेशन इज द डे 14। बट कभी कभी फीमेल्स की साइकिल हमेशा तो नहीं है कि 28 दिन चलती है, किसी की 30 दिन चलती है, किसी की एक आध दिन कम हो जाती है, किसी की 32 दिन, किसी की 34 दिन भी चल जाती है। तो ये जो रेंज है, तो ऐसे कैसे पता लगाए कि ओव्यूलेशन कब हुआ है? तो उस केस में ल्यूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज बेटा फिक्स्ड फेज होती है, हमेशा 14 डेज की होगी। तो जब भी अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज की चलती है किसी लड़की की, उसमें से वो 14 माइनस कर दे, उसमें से वो 14 माइनस कर देगी अगर, तो कितना बचेगा? अगर 35 में से 14 माइनस हुए तो कितना बचेगा बेटा? कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से। 21 बचेगा। तो इसका मतलब कि डे 21 पर ओव्यूलेशन हुआ है। अगर इस फीमेल की साइकिल 28 डेज की है तो 14 माइनस कर दीजिए, इसका मतलब डे 14 पर हुआ है, जो कि हम लोग आइडल पढ़ते हैं। 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 16 पर ओव्यूलेशन हुआ है। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ओव्यूलेशन किस दिन हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं फैमिली प्लानिंग करना, तो उस टाइम पर कॉपुलेशन को सपोर्ट करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं प्लान करना है, तो फिर उस टाइम पर थोड़ा सा अवॉइड करना है। या फिर हम लोग फिर अलग अलग मेथड यूज करते हैं, जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बेटा इससे क्वेश्चन आ जाता है, इतना ही है, बस इसी से क्वेश्चन आते हैं, बहुत कुछ आपको पढ़ना नहीं है। ये हो गया आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो बेटा डिटेल में एनसीईआरटी की एक एक बातों को ध्यान से देख लेते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, एनसीईआरटी ने जो बातें लिखी बेटा मैं आपको वही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब ये कि एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाए, आपका सिलेबस, आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। द फीमेल प्राइमेट्स की क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जैसे कि मंकीज हो गए, एप्स हो गए एंड ह्यूमन बींग्स हो गए, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड एज मेनआर्क, जबकि इन फीमेल द menstruation repeated on an average interval about 28 to 29 days and the cycle of events starting from one menstruation till the next is called menstrual cycle. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जब मेंस स्टार्ट हुआ है तो उसे डे 1 काउंट करते हैं, और फिर अगेन जब तक नहीं आ जाता इस कंप्लीट को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओवम रिलीज हो रहा है, ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल, बिल्कुल बीच में, यानी कि डे 14 पर। मेजर इवेंट क्या हो रहे हैं? मेजर इवेंट हमने डायग्राम देख लिया क्या हो रहे हैं। ये जब साइकिल स्टार्ट हो रही है इसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है। इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज तक ये चलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में होगा क्या? आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यूटेरस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग कुछ ब्लड वेसल्स एक फ्लूइड टाइप का जो है रिलीज करती है। बेसिकली वो ब्लड ही उसमें मेजर रहता है। ठीक है, द ब्लड फ्लो, breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which forms a liquid that comes out through vagina के रास्ते ही बाहर जाएगा बेटा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। ठीक, menstruation only occur if the released ova is not fertilized। अब बेटा सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि ओवा फर्टिलाइज हो गया तो ही, कई केसेस में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं है तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी सी डिले हो जाती है फीमेल्स में। रीजन कि स्ट्रेस हो सकता है, कोई न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। मेजरली स्ट्रेस होता है। और थायराइड हमने पढ़ा था, जब हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ी थी एंडोक्राइन सिस्टम में, तो वहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म से या हाइपरथायराइडिज्म से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हुई तो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, बट टेक्निकली अगर प्रेगनेंसी हुई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हुई है, बट ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है उस फीमेल को स्ट्रेस हो ज़्यादा तो उस वजह से इरेगुलर हो गई हो सकता है उसे थायराइड प्रॉब्लम हो, या और भी सारे रीजंस। ठीक है, तो नॉट फर्टिलाइज, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। एनसीईआरटी भी कह रही है मे बी। ठीक है, इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा। दिस फेज, अच्छा यहाँ पर आप लोग थायराइडिज्म भी लिख लीजिएगा, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि हम वहां पढ़कर आए हैं। इसमें होगा क्या? अब मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, इसके बाद में आ जाएगी फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो एंड बिकम अ मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल साइमल्टेनियसली। आपकी ओवरी में क्या हुआ है? फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़ रही है तो प्रोलिफरेट हो रही है। ठीक है, साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, इसीलिए से प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। These changes in the ovary and the uterus induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। Obviously भाई उसको क्या पता चल रहा है एंडोमेट्रियम को कि मुझे डेवलप होना है? भाई हार्मोन ही है जो ये सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं। तो बेटा आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हार्मोन्स के रेगुलेशन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन यानी कि LH and FSH
इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, भाई बढ़ता जाता और एक टिप पर एकदम से LH सर्ज आया जब, स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेशन होता जा रहा है और ईस्ट्रोजन भी सेक्रेट होता जा रहा है। LH एंड FSH का पीक आया एट द मिडल ऑफ द साइकिल, जिसे हम लोग 14 डे पर कहते हैं। रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल, जिसे हम लोग LH सर्ज कहते हैं, जो कि इंड्यूस कर रही है ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करेगी और ओवा रिलीज करवाएगी, जो कि हम लोग पढ़ कर आए। ठीक, द ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। अब ओव्यूलेशन के बाद में हो जाएगा ल्यूटियल फेज, ड्यूरिंग विच द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स। अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट कर रहा है, जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए असेंशियल है। अब एंडोमेट्रियम क्यों हम लोग मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि भाई इम्प्लांटेशन हुआ तो कहाँ जाएगा, जगह भी तो होनी चाहिए भाई, मेहमान को बुला रहे हो तो व्यवस्था भी तो करो, वही वाली सारी चीजें। ठीक है, इवेंट्स अब of the fertilized ovum and the pregnancy. During pregnancy, all the events of menstrual cycle stop. Pregnancy है तो सब रुक जाएगा. There is no menstruation. कोई menstrual flow नहीं होगा. In the absence of fertilization, fertilization नहीं हुआ तो ये corpus luteum degenerate हो जाएगा और जैसे ही corpus luteum degenerate हुआ, प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई रुक गई तो एंडोमेट्रियम भी डिजेनरेट हो जाएगी कि भाई मेरे पास प्रोजेस्टेरॉन का सिग्नल ही नहीं आया, मैं क्या करूँ, रुक के मैं भी जा रही हूँ। वो भी ब्रेक होके बेचारी फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब कि अब न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। हर जगह एनसीईआरटी 50 लिख रही है, कहीं रेंज नहीं है बेटा। दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। इन दोनों के बीच का है, जो कि हम लोग इंट्रो में देखते रहे। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा क्लियर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर क्लियर हो गई ना तो आपके नीट के एग्जाम में 4 मार्क्स डन इन है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी का, समझ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं बेटा फीमेल्स को, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन ही मेंटेन नहीं कर रही हैं। तो एनसीईआरटी ने इसको ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक अलग से टॉपिक साइड में बॉक्स बना के एनसीईआरटी में ऐड किया है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप फीमेल हैं और इस चैप्टर को पढ़ रही हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है आपकी हेल्थ के लिए। एंड अगर आप बॉय हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं, ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो सभी का है, तो भी आपके अराउंड जो फीमेल्स हैं आप उनका कंसर्न करें और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने में उनकी हेल्प करें। ठीक है, क्योंकि कई सारी डिजीजेस, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, यूटेराइन कैंसर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं फीमेल्स को जस्ट कि उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है बेटा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में एनसीईआरटी क्या कहती है, भाई आपको हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करना है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि इस टाइम पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली। भाई नहाना आपको डेली है, आपको रेगुलरली क्लीन करना है। आज के टाइम में तो भैया लड़कियां रोज नहा भी नहीं रही हैं, सर्दियां हैं। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। सैनिटरी नैपकिन यूज कर सकते हो, होममेड पैड भी यूज कर सकते हो, बट क्लीन हो, मेक श्योर कि वो क्लीन हो, परफेक्टली सैनिटाइज। ऐसे नहीं कि सैनिटाइजर स्प्रे कर दूंगी मैम, आपका वो सैनिटरी पैड क्लीन होना चाहिए, आप उसे धूप में सूखा हुआ होना चाहिए, या जो भी आप चीज़ें यूज़ करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वो क्लीन है। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन को चेंज करते रहना चाहिए 4 से 5 घंटे पर। ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे आप एक सेम पैड यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। और भाई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि 4 से 5 घंटे पर हार्ड एंड फास्ट रूल है। अगर आपको इससे कम पर ज़रूरत पड़ रही तो आप कम पर चेंज कर सकते हो भाई, एंड आपको ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा में कर सकते हो। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली। भाई प्रॉपरली डिस्पोजल करो, क्योंकि हमारे एनवायरमेंटल में भी पॉल्यूशन हो जाता है। और दूसरी चीज़, हमेशा इसको रैप करके ही डिस्पोज करें विद द यूज्ड पेपर। यूज्ड पेपर भी एनसीईआरटी बता रही है भाई, ऐसी पेपर को भी वेस्ट नहीं करना, तो यूज्ड पेपर को करो। ठीक है, डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट और इन ओपन एरिया। कहीं ओपन एरिया में नहीं फेंकना और टॉयलेट वगैरह में मत फेंक दीजिएगा भाई, कहीं जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश द हैंड विद सोप। आप अपने सोप से, आप अपने डिटॉल से, आप अपने हैंड वॉश से, किसी से भी हाथ धोएं। बस कहने का मतलब ये है कि हाइजीन मेंटेन करें, आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, सबके लिए बहुत भला हो जाएगा।
ठीक है, तो एनसीईआरटी ने भाई बड़ी मेहनत की, एक पूरा पैराग्राफ ऐड किया है, तो क्यों उसे हम इग्नोर करें, बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, मतलब एनसीईआरटी हमारे भले के लिए ये ऐड करती है और एनटी वाले यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं कि 4 to 5 आवर्स। भाई सैनिटरी पैड कब चेंज करने चाहिए, एक ऑप्शन आएगा 4 to 5 आवर, एक ऑप्शन आएगा 3 to 4 आवर, एक ऑप्शन आएगा 5 to 6 आवर, एक ऑप्शन कोई और दे देगा। तो भाई आप तो कंफ्यूज, 5 to 6 आपको लगेगा कि जनरली 5 to 6 इज गुड ऑप्शन एंड वो मार्क कर देंगे। भाई एनसीईआरटी 4 to 5 कहती है, इसे याद कर लो, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन कंप्लीट हो गई है, तो अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्योंकि हम लोग हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़कर आ चुके, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़कर आ चुके, और हमने अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चीज़ पढ़ी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, एल्बिकेंस में बन जाएगा और फिर से नई फेजेस आ जाएगी। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि भाई आगे की प्रोसेसेस क्या हैं, आगे की भी तो प्रोसेस बनाओ। दोनों में गैमेटोजेनेसिस करके रख दी, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चला दी। भाई आगे का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जो आगे के इतने लंबे प्रोसेस हैं वो भी तो करवाओ। तो हम लोग देखेंगे कि एक फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांट कैसे होता है यूटेरस में, पूरा फीटस एक सिंगल सेल से कैसे डेवलप होता है एंड उसकी डिलीवरी कैसे होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले इंसेमिनेट करना पड़ेगा, कॉपुलेट करना पड़ेगा, कॉप्यूलेशन होगा। ठीक है, एंड बेटा ज़रूरी भी नहीं है, अब तो कई सारी और टेक्निक्स हैं जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करवा सकती हैं फीमेल्स, बट जो नॉर्मल प्रोसेस है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले होगा कॉप्यूलेशन, जिसके अंदर किया जाएगा इंसेमिनेशन। बड़ी हार्ड एंड फास्ट भाषा नहीं है। इंसेमिनेशन कैसे होगा, पेनिस एंटर किया जाएगा इनटू वेजाइना, जो कि कॉपुलेटरी कैनाल भी हम लोग कहते थे वेजाइना को, इंसर्ट किया जाएगा और सीमेन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इन द वेजाइना। ठीक है, वेजाइना में क्या है अब, सीमेन। ऐसा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, बस ये मेरे पीछे छुप ना जाए। ऐसा हम लोग फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के आ चुके हैं बेटा। ठीक है, ऐसा हम लोग फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के आ चुके हैं। ये एक बार से बना लीजिएगा। ठीक है, ये फंडस पार्ट था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें ऐसी ड्राइंग नहीं करनी है कि भाई हमें यहाँ पे कोई वो जीतनी है जंग। यहाँ पर ये रीजन हम लोग बना लेते हैं, इट इज़ वेजाइना, जो येलो वाला पोर्शन है। ठीक है, इट इज़ वेजाइना। यहाँ तक आया है आपका सीमेन, पेनिस आया है यहाँ तक, एंड इसमें सीमेन इंसर्ट किया गया है। सीमेन जैसे ही आपके वेजाइना में आया, अब ये जाएगा नेक ऑफ द यूटेरस यानी कि सर्विक्स में। सर्विक्स में जैसे ही जाएगा, अब ये आ जाएगा आपके यूटेरस, प्रॉपर यूटेरस की कैविटी में। ठीक है, प्रॉपर यूटेरस की कैविटी में। तो वेजाइना से कहाँ गया, सर्विक्स में। ऑब्वियसली जब सीमेन इंसर्ट हुआ है तो इसमें अब हम स्पर्म की बात कर रहे हैं कि भाई ये स्पर्म का ट्रैवल है। ठीक है, जैसे ही कॉपुलेशन हुआ, वेजाइना में सीमेन इंसर्ट किया गया, स्पर्म्स कहाँ जा रहे हैं, सर्विक्स में, फिर सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में। अब यूटेरस की कैविटी में आ गए हैं। ये कहाँ आ गए हैं, यूटेरस की कैविटी में। यूटेरस की कैविटी में जैसे ही ये आए, यूटेरस की कैविटी में जैसे ही ये आए, एकदम से कहीं भाग के नहीं जाएंगे। यहाँ पर 4 से 5 घंटे के लिए समय बिताएंगे, और इस समय बिताने के टाइम में होगा एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। इस एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म का मतलब है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, तो भाई ये पूछा जाता है कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में या मेल जेनिटल ट्रैक्ट में। भाई कुछ नहीं होता मेल में सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ है, सारे काम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हुए। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन यूटेरस। हो क्या रहा है, अब यहाँ पर स्पर्म बहुत सारे हैं। अब इसमें से कई सारे स्पर्म ऐसे होंगे जो इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कई सारे स्पर्म ऐसे होंगे जो इसके आगे बढ़ेंगे। अब इनको एनर्जाइज किया जाएगा, एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे ये, और इसके आगे बढ़ेंगे। और आगे कहाँ बढ़ेंगे, अब ये यूटेरस से जाएंगे आपकी फैलोपियन ट्यूब्स के रास्ते में। और फर्स्ट पार्ट, ये जो यूटेरस के सबसे वाला पास वाला पार्ट था, इसे हम लोग इस्थमस कहते थे। इस्थमस में पहुंच जाएंगे, इस्थमस में। ठीक है, इस्थमस में पहुंचेंगे, और इसके थ्रू अभी और ट्रैवल करेगा ये स्पर्म,
ये स्पर्म ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्पर्म भी और ट्रेवल करेगा और एम्पुला में आ गया। दिस इज एम्पुला, बल्ज्ड पार्ट या वाइडर पार्ट। एम्पुला में अगर ओवा है तो ओवा को फर्टिलाइज कर देगा, नहीं है तो ये डिजेनरेट हो जाएगा। ओवा अगर मिल गया तो फर्टिलाइज कर देगा, कहाँ? एम्पुला में। तो एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी 2019 से पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें बताया गया था कि एम्पुलरी इस्थमिक रीजन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट एनसीईआरटी ने करेक्ट करके लिखा है एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अगर कोई बच्चा है जो पुराना है या फिर उसके पास में इतनी पुरानी एनसीईआरटी है, मुझे नहीं लगता होगी, बट अगर है तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला। ठीक, एम्पुला में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। अब ये ओवा फर्टिलाइज हो गया, ओवा बेचारा यहाँ से आ रहा था, स्पर्म यहाँ से आ रहा था, यहाँ एम्पुला में मिल गए दोनों और फर्टिलाइज हो गए। ठीक है, यहाँ मिल गए, अब ये दोनों फर्टिलाइज हो गए और अब ये ओवा ट्रेवल करके आएगा, यूटरस में इम्प्लांट होगा। भाई देख रहे हैं, इस स्पर्म ने ट्रेवल तो बहुत किया है, बड़ी मेहनत की है, इतना लंबा चल के गया है, और जीत होगी सिर्फ एक स्पर्म की। 200 से 300 मिलियन में से सिर्फ एक स्पर्म जीतेगा। कैसे जीतेगा वो हम लोग देखते हैं कि कैसे फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो अब हम पहले देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इसके बाद में इम्प्लांटेशन। ये वही वाला रास्ता बना हुआ है इसमें। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये यहाँ पर आ जाइए। अभी तक तो हमने ये देखा कि रास्ता कैसा था, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा ये देख लीजिए। ये आपको ओवा का डायग्राम दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में, ये आपको ओवा का डायग्राम दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में, जहाँ पर दिस इज ओवम नहीं बेटा, इट इज़ द सेकेंडरी oocyte, इट इज़ द सेकेंडरी oocyte। बट एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते एनसीईआरटी का, बट इट इज़ द सेकेंडरी oocyte। कैसे है पता चलेगा अभी आपको। इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, जो कि ए सेल्यूलर होती है बेटा, ए सेल्यूलर होती है। ठीक, एंड इसके अराउंड बहुत सारी सेल्स हैं जिन्हें हम लोग सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये सेल्स आपस में चिपकी हुई हैं, ये सेल्स आपस में चिपकी हुई हैं विद द एसिड, जिसे हम लोग कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ठीक, हाइलुरोनिक एसिड और सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा हाइलुरोनिक एसिड ऐसे अटैच्ड हैं। ओवम के सबसे पास में एक स्पेस भी प्रेजेंट है, ओवा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें, और आपके जोना पेल्यूसिडा में जो पिंक कलर का स्पेस है जिसे हम लोग पेरीविटेलाइन स्पेस भी कहते हैं। इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताऊंगी आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होना है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब भैया आपको ये बात समझ में यहीं से आ गई होगी कि ओवा के पास है न्यूक्लियस और स्पर्म के पास है न्यूक्लियस। इन दोनों के न्यूक्लियस हमें मिक्स करने तब होगा फर्टिलाइजेशन। क्या आपको मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा? इन दोनों के न्यूक्लियस मिक्स होंगे तब होगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन करने के लिए भाई एक स्पर्म को ये पूरा रास्ता क्रॉस करके आना है, कोरोना रेडिएटा को फाइट करके आनी है, फिर जो हमारा जोना पेल्यूसिडा है, फिर प्रीवेटिलाइन स्पेस में, और तब जाके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे होगी वो देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ड्रॉ भी कर लेते हैं इसको। बेटा बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे डायग्राम मैंने वहाँ दे दिया, डायग्राम मैंने वहाँ आपको दे दिया है, और अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है, ओवम ही लिख लेते हैं। अभी मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि आप कैसे इस सबको डिसॉल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हम लोग सेल्स भी यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, जस्ट मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बीच में ये जो स्पेस है इट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। ठीक, समझिएगा बात को। ग्रीन कलर की सेल्स कोरोना रेडिएटा। क्या है? कोरोना रेडिएटा। ठीक, और आपको ये बात याद होगी oogenesis में मैंने बताया था ना, जो ओवा रिलीज हो रहा है उस पर कोरोना रेडिएटा की कुछ सेल्स होती है, वो भाई इसीलिए बताया था ताकि जब ये पढ़ो तो आपको दिक्कत ना आए बेटा ज़्यादा। दिस इज जोना पेल्यूसिडा, और इनके बीच का ये जो ओवम की मेम्ब्रेन और इसके बीच में जो स्पेस है इसे पेरीवेटिलाइन स्पेस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा आपको? अब आ जाइए, अब हम बना लेते हैं एक खूबसूरत सा स्पर्म। ये आ रहा है आपका स्पर्म, ऐसा ही तो था। इट इज़ नॉट अ वर्म, इट इज़ अ स्पर्म। ऐसा कुछ स्पर्म है, ये इसका हेड है, ये एक्रोजोम है। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे को कवर कर रही है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, वो सब तो है ही।
इट इज़ द एक्रोसोम। अब देखो बेटा, जैसे ही एक स्पर्म आएगा तो उसे इस सब लेयर्स को क्रॉस करना है, और इन सब को क्रॉस करने के लिए भाई अगर स्पर्म समझ रहे हेड से ही आएगा, हेड से आएगा तो भाई इन सबको क्रॉस करने के लिए इसके पास में हथियार होने चाहिए। और आपको इतनी बात याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि स्पर्म को एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पहना होता है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, और इस एक्रोसोम के पास में कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से हैं बारी बारी से देखते जाइए। सबसे पहले ये आएगा जब, तो ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स को हटाना चाहेगा, लेकिन हटा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इनके बीच में हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा विद द एंजाइम हाइलुरोनिडेज। ठीक, इससे हाइलुरोनिक एसिड डाइजेस्ट हो गया। अब कोरोना रेडिएटा की सेल्स है, अब क्या है, कोरोना रेडिएटा की सेल्स, उनको डाइजेस्ट करने के लिए कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम आएगा जो कि इन सेल्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक, ये भी हो गई। अब क्या बची, जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करने के लिए जोना लाइसिन आएगा और जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट कर देगा। और जैसे ही ये जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करेगा, समझ रहे हैं आप कि हम लोग अगर इरेजर से इसको डाइजेस्ट करते जाए, अगर हम लोग इरेजर से डाइजेस्ट करते जाए तो प्री वेटिलाइन पे ये हाइलुरोनिक एसिड हट गया, और मान लीजिए ये सब हटा दिया इसने, और अब ये इसको हटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक बार से बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है बट इतना चलेगा। मान लो इतना ही इसने डाइजेस्ट कर दिया, और अब ये स्पर्म कहाँ तक पहुँच गया बेटा, अब ये स्पर्म यहाँ तक आ गया। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही स्पर्म इस दौड़ में आया और बहुत सारे स्पर्म आए थे, बहुत सारे स्पर्म आए थे, लेकिन जिस स्पर्म ने, यहाँ पर और भी स्पर्म है, यहाँ पर और भी स्पर्म है, जिस स्पर्म ने सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करके आपकी प्री वेटिलाइन स्पेस में एंटर कर गया, जैसे ही प्री वेटिलाइन स्पेस में एंटर कर गया बेटा, प्री वेटिलाइन स्पेस ऐसा डेंस होता है, पहला स्पर्म आ गया, अब ये एकदम हार्ड हो गया। क्या हो गया? एकदम हार्ड। जैसे ही ये हार्ड हुआ, अब इसके अंदर कोई स्पर्म एंट्री कर ही नहीं पाएगा, अब इसके अंदर कोई स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा, और सिर्फ यही वाला स्पर्म अंदर आएगा। ये स्पर्म अंदर आएगा नेक के साथ में, बाकी रीजन इसका बाहर रह जाएगा। ये स्पर्म अंदर आएगा, और जैसे ही इसने प्री वेटिलाइन स्पेस को टच किया, भाई ओवा रियलाइज करता है मैं तो अभी सेकेंडरी ओसाइट हूँ, मैं तो अभी ओवा बना नहीं हूँ, मैं फटाफट से अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेता हूँ। ये फटाफट से अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, एक और पोलर बॉडी, छोटी सी पोलर बॉडी रिलीज करेगा जिसे सेकेंडरी या सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, और ओवम बनाएगा। अब इस ओवम में स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा और बनेगा जाइगोट। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं आप? प्री वेटिलाइन स्पेस में जैसे ही आया, अब क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन फट से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फट से क्या हो जाएगा, कंप्लीट, जिसमें क्या निकलेगा, एक ओवा निकलेगा और एक पोलर बॉडी निकलेगी जो कि हमारी सेकेंड पोलर बॉडी है। ठीक, ओवा अब फर्टिलाइज करेगा स्पर्म से, और जैसे ही ये फर्टिलाइज हो जाएंगे ये बना लेंगे जाइगोट। क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझ में आ गई है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में उतनी क्लियरली मेंशन नहीं है, फटाफट से देख लो। ये सेल्स है, ये सारी लेयर्स है। एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज है जो हाइलुरोनिक एसिड को पहले डाइजेस्ट करेगा, फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम से कोरोना रेडिएटा की सेल्स में पेनिट्रेट करेगा, या फिर समझ लो उन्हें डाइजेस्ट करते हुए जाएगा, फिर जोना लाइसिन से जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करेगा, और प्री वेटिलाइन स्पेस में जैसे ही आया बाकी के स्पर्म की एंट्री बंद हो गई, जिसे हम लोग कहते हैं कि पॉलीस्पर्मी होने से रुक गई। बहुत सारे स्पर्म नहीं आ सकते ना भाई, एक रानी तो एक ही राजा। ठीक, तो यहाँ पर पॉलीस्पर्मी होने से रोक लेगा, प्री वेटिलाइन स्पेस अब डेंस हो जाएगा। ओवा के अंदर जैसे ही स्पर्म आने लगा, इसने फटाफट से अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया। लड़कियां कहीं भी अपनी बात कम नहीं होने देती कि मैं कम हूँ, फटाफट से कंप्लीट किया, पोलर बॉडी रिलीज की, ओवा बन गया, ओवा और स्पर्म ने मिला के जाइगोट बना लिया। ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन, जो कि 2n स्ट्रक्चर है बेटा, दोनों n थे, अब क्या बन गया 2n स्ट्रक्चर। ठीक, अब इस 2n स्ट्रक्चर जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा हमें वो देखना है। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ओवा था ना बेटा, फीमेल की बॉडी में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो होता है 46, यानी कि 23 पेयर। ठीक है, जिसमें कि 46 में से या 23 पेयर में से 22 पेयर तो ऑटोजोम होते हैं और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम में फीमेल की बॉडी में दोनों XX होते हैं,
जबकि मेल्स में भी ये सेम सिनेरियो है, लेकिन ये जो एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, मेल के केस में एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो जब मेल के स्पर्म बनेंगे तो 50% स्पर्म के पास में होगा एक्स क्रोमोसोम, 50% के पास में होगा वाई क्रोमोसोम, जबकि फीमेल्स के तो 100% ही एक्स वाले होंगे। तो जब भी फीमेल का ओवा आएगा वो हमेशा एक्स का होगा, मेल का स्पर्म एक्स हो सकता है या वाई। तो अगर बेबी का हमें सेक्स डिसाइड करना है तो मेल के स्पर्म से डिसाइड होगा, फीमेल के ओवा से नहीं। तो रूढ़िवादी सोच के कुछ लोग ये बात करते थे कि फीमेल को ब्लेम किया जाता था, भाई तुझे बेटियां ही बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होते हैं। जस्ट लाइक भाई अब वो बेटा, उसके पास में जीन ही, उसके पास में क्रोमोसोम ही एक्स है, वो तो बना एक टाइप की रही है। भाई आपके स्पर्म में प्रॉब्लम है, स्पर्म ही हमेशा एक्स का आता है, उसमें भी दिक्कत नहीं है भाई, फीमेल मेल की भी दिक्कत नहीं है, वो क्या करे, उस पर थोड़ा ना कंट्रोल है, जो स्पर्म जीत गया वो फर्टिलाइज हो गया। तो अगर एक्स और एक्स बन गए, ये दोनों कंबाइन हो गए तो फीमेल बन जाएगी, एक्स और वाई कंबाइन हो गए तो मेल बन जाएगा। लेकिन इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है बेटा, बेबी मेल हो या बेबी फीमेल हो, सारे एक बराबर है। बायोलॉजी ने जब डिफरेंस नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये तो एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है कि मेल एंड फीमेल बॉडीज अलग हैं हमारे ह्यूमन सिस्टम में, है ना, जस्ट हमारा डेवलपमेंट है। तो मेल हो या फीमेल उस सब पे डिपेंड उतना नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। रूढ़िवादी सोचों को छोड़ दो और ये जानो कि अगर आप ब्लेम कर भी रहे हो तो स्पर्म में दिक्कत है भाई, एक्स एंड वाई अलग अलग है, फीमेल के तो एक्स ही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो आ जाइए इसके आगे। ठीक, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं फटाफट से। ड्यूरिंग कॉपुलेशन coitus, semen is released by penis into vagina, जिसे हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix and enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. भाग के एम्पुला में पहुंच गया। Ovum is released by ovary and also transported to the ampullary region, वहां से भी वो एम्पुला में आया है। And fertilization takes place, यहीं पर फर्टिलाइजेशन हुआ जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है बेटा। Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region। भाई अब ओवा नहीं आया तो नहीं होगा, स्पर्म नहीं आया तो नहीं होगा, तो सेम टाइम पर इनका ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन और एंड प्रेगनेंसी। भाई हमेशा कॉपुलेशन से थोड़ा ना प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, ये रीजन है ना कि भाई सेम टाइम पर नहीं मिले। ठीक है, इतना हो गया आपका। The process of fusion of sperm with an ovum is called fertilization. During fertilization, sperm comes in contact with zona pellucida layer of the ovum and induces changes in membrane that block the entry of additional sperm. अब आपके एनसीईआरटी ने इन सेल्स के बारे में जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट ये जोना पेलिसिडा पर आती है कि जैसी जोना पेलिसिडा पर आई अब बाकी स्पर्म्स की एंट्री बंद। Thus, it ensure that only one sperm can fertilize the ovum। भाई जरूरी है, ये पॉलीस्पर्मी नहीं करनी है हमें। Thus, secretion of the acrosome help the sperm enter to the cytoplasm and the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces completion of meiotic division। जैसे ये एंटर हुआ meiotic division फर्स्ट कंप्लीट हो गया out of the secondary oocyte। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन जैसे ही कंप्लीट हुआ, ये भी अनइक्वल है, एक पोलर बॉडी और बनेगी जिसे हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, और एक हैप्लॉइड ओवम बनेगा जिसे हम लोग ऊटिड भी कहते हैं। ठीक है, सून द हैप्लॉइड स्पर्म एंड द ओवा फ्यूज, फटाफट से फ्यूज होंगे और जाइगोट बना देंगे। ठीक है, अब ये वही क्रोमोसोम का इन्होंने लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया, वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे क्या है, तो वही सारी चीज़ें हैं कि भाई बेबी सेक्स और बेबी का मदर फादर पे क्या है, भाई मदर पे नहीं डिसाइड होता है, फादर पे डिपेंडेंट होता है। वही एनसीईआरटी अगेन सोसाइटी के कंसर्न में ये बातें आपको बता रही है जो मैंने अभी आपको जस्ट पहले बता दी। अब आ जाइए, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं बेटा तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट भी तो आगे डेवलप होगा, प्रेगनेंसी कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में। ठीक है, ये जो जाइगोट बना है बेटा, ये जो जाइगोट बन के आ गया, ये जो जाइगोट बन के आ गया बेटा, जो कि 2n सेल है, इट इज अ सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड करेगा, फटाफट से डिवाइड करेगा, और 1 से 2 सेल होंगी, 2 से 4 सेल होंगी, 4 से 8 सेल होंगी, 8 से 16। कितनी सेल? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल।
बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक से क्या हो जाएंगी 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल और 8 से 16 सेल का बन जाएगा। जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता जाएगा बेटा, सिंगल सेल से ये मान लीजिए ये एक सिंगल सेल है, और जैसे ही इसकी सेल्स बढ़ी, साइज इसका अभी सेम ही रहता है, एक ही साइज रहता है। जो ये सेल्स हैं, ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं बेटा ब्लास्टोमियर, ठीक है। और जब ये 8 to 16 सेल स्टेज में पहुंचता है, जब ब्लास्टोमियर 8 to 16 हो जाती हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं। 8 to 16 सेल की ये स्टेज है। तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। क्या बना हुआ है ये? इस तरीके से 8 to 16 सेल अरेंज्ड हैं बेटा, ठीक है। अगर ज़्यादा भी बन गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 to 16 सेल हैं, ये ऑलमोस्ट 16 से तो ज़्यादा नहीं है, ठीक। 8 to 16 सेल धीरे धीरे करके कुछ एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ऐसा कुछ ये स्ट्रक्चर बना रही थी। बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये पॉइंट भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन स्किप हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। पहले ये चारों तरफ एक एनक्लोज कर लेंगी और बीच में कुछ सेल्स का ऐसे मास बना लेंगी, ठीक है, और इनके बीच में कैविटी बन जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। बड़े ध्यान से लिख लीजिएगा भाई, ब्लास्टोसिस्ट। और जो कैविटी है, इस कैविटी को कहा जाता है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। जो आउटर सेल्स अरेंज्ड हैं, इनको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। जबकि अंदर जो सेल्यूलर मास इकट्ठा हुआ है, इसे कहा जाता है इनर सेल मास। इनर सेल मास, ठीक है। तो क्या हुआ? एक ऐसे कैविटी बना ली, एक ऐसे कैविटी बना ली जिसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। मोरुला से ये ब्लास्टुला बन गया है बेटा, मोरुला से ब्लास्टुला बना, एंड ब्लास्टुला से ये ब्लास्टुला, एंड ब्लास्टुला से बना ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट कैसा है? अंदर इसकी कैविटी है जिसे हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं। आउटर जो सेल्स की कवरिंग है, इन्हें हम लोग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, और इनके बीच में जो मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, इन्हें हम लोग इनर सेल मास कहते हैं बेटा, ठीक है, इनर सेल मास कहते हैं। इतनी बात क्लियर है आप सभी, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये ऐसे ट्रेवल करके आ रहा है। देखो, यहाँ से ओवा आया था, यहाँ एम्पुला में हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब ये 2, 4, 6, 8 से 16 सेल की स्टेज जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया है ना, ये इट इज़ मोरुला, इट इज़ ब्लास्टुला, और अब ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट हुआ है ना, यही आके यूटेराइन कैविटी में इम्प्लांट होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इम्प्लांटेशन किसका होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट का। इम्प्लांटेशन किसका होगा बेटा? ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट आके चिपक गया है, ठीक है। अभी कैसे चिपकेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही आया बेटा आपकी यूटेराइन कैविटी में, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जैसे ही आपकी यूटेराइन कैविटी के पास आता है, जैसे ही ये इम्प्लांट होता है, एक हार्मोन सेक्रीट करना स्टार्ट कर देता है जिसे हम लोग HCG कहते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इट इज़ द सिग्नल ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? HCG सेक्रीट होना स्टार्ट हुआ और ये ब्लड में आ गया। जैसे ये ब्लड में आया तो कॉर्पस ल्यूटियम को पता चल गया कि भाई मेरा तो ओवा फर्टिलाइज हो गया, इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई है। तो अब मुझे डिजेनरेट होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं और बड़ा होता जाऊँगा, प्रोजेस्टेरॉन भर भर के बनाऊँगा। तो वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन भी आता जा रहा है, एंडोमेट्रियम मोटी होती जा रही है, इम्प्लांटेड आराम से है। HCG आपको ब्लड में भी दिखाई देगा, ब्लड टेस्ट में भी दिखाई देगा, और HCG यूरिन में भी आता है बेटा। और इस यूरिन से जब प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है, कई सारी किट आती हैं, इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट टेस्ट, ठीक। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो एक तो ये बात, तो एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसके बाद ओवा को, ब्लास्टोसिस्ट को आपका इम्प्लांट होने में 7 दिन का टाइम लग जाता है। तो अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसने जस्ट आज उसका कॉपुलेशन हुआ है और वो मॉर्निंग में या नेक्स्ट डे अगर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर 7 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो हो सकता है पॉजिटिव आए, अगर प्रेगनेंसी हुई है तो, क्योंकि इम्प्लांट होने में 7 दिन लगे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आज जस्ट कॉपुलेशन हुआ नेक्स्ट डे प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर फर्टिलाइज हो भी गया है तो भी
कम से कम 7 दिन बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट आपको शो होगा, उसके करेक्ट रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, ठीक है, आफ्टर द कॉपुलेशन। तो जस्ट 10 डेज बाद कर सकते हो, अगर पीरियड्स एब्सेंस हैं तो कर सकते हो, वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको अगर क्लियर हैं तो अब मैं आपको इसके आगे का स्ट्रक्चर बना देती हूँ कि ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर जाके क्या करेगा। सॉरी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अंदर जाके क्या करने वाले हैं। भाई अब इम्प्लांट हो गया है ना, इम्प्लांटेशन एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो, फिर प्रेगनेंसी देख लेते हैं आगे कैसे होगी और आगे क्या करेगा। द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus टू द ओविडक्ट, जिसे हम लोग क्लीवेज कहते हैं। अरे रेड नहीं, ऐसा लगता है कि ये जो है ना आपका ये छोटी छोटी सेल्स बनती जा रही हैं अभी इससे, और ये क्लीवेज होके, जिसे हम लोग क्लीवेज कहते हैं, ठीक है, मियोटिक डिवीजन होते हैं जिन्हें हम लोग क्लीवेज कहते हैं, यूटेरस की तरफ मूव करती जाएगी और ब्लास्टोमियर बना लेगी, जिसे हम लोग मोरुला कहते हैं। ये मोरुला कंटिन्यू होता है डिवाइड में और ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट मूव करता है फर्दर इनटू यूटेरस और ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट। अब ये बता रहे हैं कि जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर ब्लास्टोमियर अरेंज्ड है। पेरिफेरल जो है इन्हें हम लोग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं और बीच में इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है अटैच हो जाती है आपकी एंडोमेट्रियम से और इनर सेल मास फिर डिफ्रेंशिएट करेगा और पूरा बेबी बनाएगा। ये जो अटैचमेंट है, जैसी अटैचमेंट हो गया, अब आपका जो ये यूटेराइन सेल्स हैं रैपिडली डिवाइड करेंगी और आपके ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देंगी, जिससे कि आपका ब्लास्टोसिस्ट एम्बीड हो गया है किसके अंदर, यूटेरस के एंडोमेट्रियम के अंदर। अब ये इसके अंदर डेवलप होगा और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इससे आएगी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कैसे आएगी वो देखते हैं। ये इसके अंदर इम्बीड हो गया है, ये इसके अंदर इम्बीड हो गया है बेटा, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर को देखो, देखिए ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट था उसने क्या किया, ब्लास्टोसिस्ट ने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, अब इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट वाली सेल्स थी, इनर सेल मास तो पूरा बेबी बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट वाली सेल ने कुछ फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बनाए और यूटेराइन वॉल में ऐसे 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 घुस गई, इस तरीके से, समझ रहे हैं। देखिए ब्लास्टोसिस्ट से कुछ इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम लोग कोरियोनिक विलाय कहते हैं। कोरियोनिक विलाय, ये कोरियोनिक विलाय आपके यूटेराइन टिश्यू के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक, जो कि बेटा आपके बेबी और मदर के बीच में कनेक्शन बनाती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाती है एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक। दूसरी बात, एम्ब्रियो को मैटरनल बॉडी से कनेक्ट करती है, ठीक है, कनेक्शन बनाती है। क्या बन गया ये प्लेसेंटा, इट इज द प्लेसेंटा। ऐसे कुछ विलाय बने और मदर के यूटेराइन टिश्यू से ऐसे अटैच हुए और ये बन गया आपका प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा थ्रू द अम्बलाइकल कॉर्ड आपके बेबी को या एम्ब्रियो को कनेक्ट कर रही होती है मदर से। प्लेसेंटा इज द रीजन जहां से सब कुछ एक्सचेंज होगा बेटा। इधर देख लो, मैं छोटा बना देती हूँ यहाँ पर। ये है एम्ब्रियो, ये है अम्बलाइकल कॉर्ड, ये है प्लेसेंटा और ये है मदर की बॉडी, ठीक है। मदर की बॉडी के जो भी न्यूट्रिएंट्स इसको जाने होंगे अम्बलाइकल कॉर्ड में जाएंगे। अम्बलाइकल कॉर्ड में है ब्लड वेसल्स, जो कि जिनमें कि एम्ब्रियो का खुद का ब्लड है, मदर का ब्लड नहीं आता है बेटा, कभी मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग होगी एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, कभी हो जाती है, तो अभी मिक्सिंग नहीं होगी। अभी प्लेसेंटा क्रॉस कर करके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स और एक इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी जिसे हम लोग IgG कहते हैं, वो भी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी की बॉडी में भेजी जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। एंड प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इतनी बातें क्लियर हैं बेटा। इस तरीके से इम्प्लांट हो जाएगा। ये एम्ब्रियो है, ये आपकी कैविटी है यूट्रस की, अम्बलाइकल कॉर्ड है और उसकी वेसल्स दी हुई है, ये प्लेसेंटल विलाई है। योक सैक, इसे मेंशन कर लीजिएगा, योक सैक बनता है बट उसका बहुत ज़्यादा फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्लेसेंटा के बारे में कुछ खास बातें लिख लेते हैं। प्लेसेंटा करेगा क्या, न्यूट्रिटिव टिश्यू है बेटा। क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये, जो कि
ये खुद भी एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है भाई, ये भी एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। रीजन क्या है मैं बताती हूँ आपको। अरे भाई एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है बेटा, राइटिंग ना समझ में आए जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लो। आज तो आवाज़ भी थोड़ी गड़बड़ है, ठीक। और ये कनेक्ट करती है मदर को एम्ब्रियो से, मदर को एम्ब्रियो से कनेक्ट करती है। ठीक है, बीच में कनेक्ट कर रही है किसके थ्रू, अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू। यहां पर लिख लीजिएगा बेटा, थ्रू अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू मदर को एम्ब्रियो से कनेक्ट कर रही है। और क्या हो गया ये, जस्ट अ सेकेंड बेटा। कनेक्ट कर रही है थ्रू अम्बलाइकल कॉर्ड। अब ये इसके बीच में जो कनेक्ट करेगी क्या क्या काम करेगी, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, क्या क्या काम करेगी, न्यूट्रिशन देगी भाई। आपके एम्ब्रियो का जितना न्यूट्रिशन है, कहा जाता है ना मदर सींचती है बच्चे को 9 महीने, न्यूट्रिशन मदर की बॉडी से जा रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर की टेक केयर अच्छी होनी चाहिए, मदर की न्यूट्रिशन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो मदर खाएगी वही बच्चे को लगेगा। मदर अगर हेल्दी फूड खा रही है तो वो हेल्दी लगेगा, मदर अगर मोमोज खा रही है तो भाई मोमोज के जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो बच्चे में जाएंगी। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रेग्नेंट फीमेल्स, इनफैक्ट नॉर्मली हम लोग कहते हैं हमारी बॉडी को भी हम लोग को हेल्दी ही खाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें आ जाइए, ऑक्सीजन गैस भी मदर की बॉडी दे रही है क्योंकि वहाँ पर वो सांस नहीं ले रहा है। इसके अलावा ये जो प्लेसेंटा है HCG बनाता है बेटा। स्टार्टिंग में HCG किसने बनाया, स्टार्टिंग में HCG बनाया हमारे जो जैसे ही उसमें अटैच हुआ वहाँ पर HCG बनने लगा। HPL भी बनाता है ये, और इसके अलावा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी बनाता है। अब आप कहेंगे मैम ये क्या बात है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो वो बनाते थे हमारे ओवरी, हाँ ओवरी बनाते थे, बट यहाँ पर अब प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा भी सिक्रीट करेगा और ये एंडोमेट्रियल लाइन को और मोटा करवाएगा, क्योंकि भाई 2.5 से 3 किलो का बेबी होता है, उसे कैरी करना है, प्रॉपर डेवलपमेंट होगा एंडोमेट्रियम का। तो ये सारे इसके काम है। इन सब कामों के अलावा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है कि ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए ओनली, अरे पेन दिख रहा है, ब्लैक यूज कर रहे हैं हम, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कौन से रिलीज होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होंगे। HCG इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा, सिर्फ प्रेगनेंसी में देख रहे हैं, पूरा एंडोक्राइन पढ़ के आ गए। HPL नहीं देखा, यहीं देख रहे हैं। और एक और हार्मोन जो कि आपकी ओवरी है ना बेटा, ओवरी प्रेगनेंसी का जब लास्ट स्टेज होता है, लास्ट फेज होता है, लेटर फेज भी कह सकते हो, लेटर फेज, इसमें ओवरी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है रिलैक्सिन। यहाँ पर मैं हार्मोन बता रही हूँ तो मैं चाहती हूँ ये भी बता दूँ, जो कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन भाई वेजाइना के थ्रू, नॉर्मल डिलीवरी की अगर बात करें तो वेजाइना के थ्रू पूरे बेबी का एक्सपर्जन होता है, तो पेल्विक रीजन को थोड़ा सा वाइडर बनाने का काम रिलैक्सिन करता है। रिलैक्सिन रिलीज होता है ओवरी से एंड पेल्विक रीजन को थोड़ा सा वाइडर करता है जिससे कि बेबी का एक्सपर्जन इजीली हो पाए। ठीक है, तो पेल्विक मसल्स के पास जाता है ये, पेल्विक मसल्स के पास, और आपका जो पेल्विक मसल्स है इन्हें रिलैक्स करेगा और बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो एक रिलैक्सिन भी यहाँ लिख लीजिए, ये भी प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होता है। तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बेटा थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करता रहता है एंड एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन कंप्लीटली इतना रिलैक्स हो जाता है पेल्विक रीजन कि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो पाए, अनटिल एंड अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए हैं तो। ठीक है, जो कि नॉर्मल डिलीवरीज का सीन भी है थोड़ा सा। अब NCERT पढ़ लेते हैं, प्रेगनेंसी में NCERT क्या बता रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको लिखवाना चाह रही हूँ, यहाँ पर जगह इधर साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, मदर की जो बॉडी है बेटा, मदर की बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ और चेंजेस होते हैं जो कि मैं आपको चाहती हूँ कि बता दूँ। NCERT में बहुत बेटा लिखा हुआ नहीं है बट क्वेश्चन है, इसमें मेंशन है, तो लिख लीजिए। एक ईस्ट्रोजन, क्योंकि भाई ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत है। ठीक, दूसरा एक और हार्मोन कॉर्टिसोल बहुत रिलीज होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। प्रोलैक्टिन, भाई अब तो मिल्क प्रोडक्शन करवाना है, और थायरॉक्सिन, ये सब इंक्रीज हो जाते हैं
इन मैटरनल ब्लड या इन मदर ब्लड, ठीक है, जिससे कि मदर की बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिर्फ और सिर्फ यूटेरस में, ओवरीज में चेंजेस नहीं है, बॉडी में और भी चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, ठीक है, मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे। फीटल की ग्रोथ, जो फीटस है उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल होगा, फीटल ग्रोथ में हेल्पफुल होगा, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा बेटा, ठीक है। इन सब हार्मोन का इंक्रीज मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को। तो इसे भी आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ठीक। और इम्प्लांटेशन जब हो जाएगा, आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा, आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास था ना वो आपकी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बनाएगा। सीक्वेंस उसका ऐसा रहेगा, आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास आप पूरा लिखिएगा, ये बनाता है आपका एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, जो कि एनसीईआरटी कहती है, जबकि होता है एक्टो एंड मीजो एंडो है, तो एनसीईआरटी ऐसा कहती है, तो ये सीक्वेंस भी एक बार लिख लीजिएगा बेटा। अब आ जाइए एनसीईआरटी की रीडिंग पर, बड़ा ही प्यार से, बड़े ही सिंपल तरीके से कवर करते जाएंगे। पेन है ये तो। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कॉल्ड कोरियोनिक विलाई which surround the uterine tissue and maternal blood. Chorionic villi and uterine tissue become integrated with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo and maternal body is called placenta. ठीक, पूरी बातें एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक लाइन में बता दी। The placenta facilitate the transport of oxygen, nutrient to the embryo and removal of carbon dioxide भी इसका काम है, excretory waste product भी इसका काम है रिमूवल करवाना, produced by the embryo। भाई एम्ब्रियो अंदर वेस्ट प्रोडक्ट तो तब भी बना रहा है ना। The placenta is connected to embryo through the umbilical cord which help in the transport of substances to and from the embryo. Placenta also act as an endocrine tissue which produces several hormones like human chorionic gonadotropin HCG, human placental lactogen HPL, estrogen, progesterone. In a later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by ovary. देखो ओवरी लिखा है, जो मैंने वहां पर बताया वो सब यहाँ है। Let us remember that HCG, HPL, relaxin are produced in women only during pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of hormone like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased. क्या होगा, several folds in the maternal blood increase the production of these hormones essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother body and maintenance of pregnancy बेटा, ठीक है, and maintenance of pregnancy. Immediately after implantation, जैसे ही implantation हो गया, inner cell mass differentiate हो जाएगा into an outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm. A mesoderm soon appear between the ecto and endo. between लिखा हुआ है, ठीक है, between the ecto and endo. ecto बनी, meso फिर endo. रीजन यही है, मतलब पहले ecto होगी, फिर meso होगी, फिर endo होगी, लेकिन बनेगी लास्ट में, ठीक है। as soon the appears लिखा है, समझिएगा। as soon appears का मतलब है बनेगी बाद में, लेकिन इन दोनों के बीच में बनेगी। the 3 layer give rise to the tissue organ, सारे organ बनाएगी ये। Need to be mentioned that inner cell mass contain the cells called stem cells which have the potency to rise the tissue. हाँ, ये मैं आपको और बता देती हूँ। देखो बेटा, जो इनर सेल मास की जो सेल्स है ना, इनके पास में ऐसी बेटा पोटेंसी है कि ये टिश्यू या ऑर्गन बना सकती हैं, और इस टाइप की सेल्स जो कि टिश्यू या ऑर्गन बना सकती हैं इन्हें हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये बात एनसीईआरटी बताना चाह रही है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये टिश्यू और ऑर्गन किस महीने में क्या बनाएंगी, 7 दिन तक तो हमने इम्प्लांटेशन देख लिया। अब कैसे कैसे पूरे 9 महीने में प्रोसेस चलेगा वो हमें देखना है। पूरे 9 महीने में आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा हमें वो देखना है बेटा, ठीक है। तो एम्ब्रियो का जो पहला मंथ है, फर्स्ट मंथ में सबसे पहले दिल की धड़कनें सुन सकते हो। बच्चे का दिल बन गया है, हार्ट बन गया है, जो कि आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो। सेकेंड मंथ के एंड में, एनसीईआरटी लिख रही है एंड ऑफ सेकेंड मंथ, ठीक है। सेकेंड मंथ के एंड में
लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं, मतलब हाथ और उंगलियां, हाथ पैर उंगलियां बन जाएंगी, लिम्स एंड डिजिट्स बन जाएंगे। ठीक। एंड ऑफ थर्ड मंथ, या एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, वीक्स के बारे में लिखती है, तो वो आप कैलकुलेट कर लो। एंड ऑफ थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मेजर ऑर्गन्स, जैसे कि आपके जेनिटल ऑर्गन भी बन जाएंगे, जेनाइटल ऑर्गन्स भी बन जाएंगे। ठीक। एंड ऑफ फिफ्थ मंथ, अब इन्होंने फिफ्थ मंथ लिखा है एनसीईआरटी ने, फोर्थ की कोई बात नहीं की है, तो फोर्थ स्किप कर दीजिएगा, इसको आपको एज इट इज याद रखना है, फोर्थ हटा देना है बिल्कुल। ठीक है। फिफ्थ मंथ में क्या होगा? सबसे पहले बच्चा लात मारना शुरू कर देगा मम्मी को, मूवमेंट ऑफ फीटस होंगे। ठीक है। तो अगर कोई मदर ऐसी है जो बहाने कर रही है कि भाई बेबी ने मुझे मारा है और 5 महीने से पहले, तो वो भी बहाने हैं। फिफ्थ मंथ पर ही मूवमेंट ऑफ फीटस आता है, या उससे पहले आ गया है तो वो एबनॉर्मेलिटी है कहीं ना कहीं। और बच्चे के सर पर बाल आ जाते हैं। क्या हो जाता है? अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन हेड, हेड में बाल आ जाएंगे। एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ जैसे ही हुआ, एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ जैसे ही हुआ, बॉडी में, बॉडी के पूरी बॉडी पर थोड़े थोड़े पतले पतले बाल आ जाएंगे। बॉडी इज कवर्ड बाय, सारी बातें भाई लिखते जाइएगा, कवर्ड विद फाइन हेयर्स, फाइन हेयर्स आ जाएंगे। और आईलिड सेपरेट हो जाएंगी, आईलिड सेपरेट हो जाएंगी कि अभी आंखें खोल पाएगा इसके बाद में, बर्थ के बाद में। और आई लैश भी बन जाएगी, आई लैश भी फॉर्म हो जाएगी। ठीक। अब 9 मंथ पर क्या होगा? 6 के बाद डायरेक्ट 9 पर पहुंच जाना है हमें, 7 8 को स्किप करना है। 9 मंथ में फुल्ली डेवलप्ड फीटस बन गया है बेटा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस बन गया है, और ये डिलीवरी के लिए रेडी है, रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है। फुल्ली डेवलप्ड फीटस रेडी है डिलीवरी के लिए। तो ये कुछ बेटा बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको समझती जानी है। सबसे पहले दिल बन गया है, फिर लिम्स डिजिट बन गई है, मेजर ऑर्गन बन गए हैं, बॉडी में मूवमेंट आने लगे हैं, हेयर्स आ गए हैं बालों पर, फिर पूरी बॉडी पर आने लगे, आईलिड सेपरेट हो गई है, आई लैश भी बन गया है, और फिर बाद में रेडी है डिलीवरी के लिए, कंप्लीट। ठीक है। तो ये है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बेटा, कैसे कैसे किस महीने क्या होता है। अब भाई डिलीवरी के लिए क्या होगा, कैसे डिलीवरी होगी? भाई मम्मा को इतना जो दर्द हो रहा है, क्या रीज़न है कि इतना दर्द हो रहा है? सबसे पहले जैसे बेबी अब मेच्योर हो गया है, ये सिग्नल देगा। सिग्नल कैसे आएंगे? सिग्नल आएंगे कि पार्चुरेशन करना है, मम्मी को जो दर्द होगा वो सिग्नल है। ठीक है। सिग्नल कहाँ से आया? एक तो पूरी तरह से डेवलप जो अंदर शैतान बेबी है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ये सिग्नल दे रहा है, और दूसरा प्लेसेंटा, ये भी सिग्नल दे रहा है कि भाई अब डिलीवरी करवा दो, प्लेसेंटा अब थक चुकी है और बेबी भी अंदर पक चुका है कि अब इसे होना है डिलीवर। और ये दोनों सिग्नल भेजेंगे मम्मी की पिट्यूटरी पर, मम्मी की पिट्यूटरी पर। ठीक है। मम्मी की पिट्यूटरी फटाफट से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, और यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। यूटेरस की जो मीजो वो मिडल वाली लेयर है बेटा, ठीक है, मैं एंडोमेट्रियम बार बार, ठीक है, इसमें क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि एक्सपल्शन ऑफ बेबी होगा, एक्सपल्शन ऑफ बेबी होगा। मीजोमेट्रियम लिख दिया मैंने, मायोमेट्रियम लिखना है बेटा। ठीक है। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होंगे और एक्सपल्शन ऑफ बेबी होगा। जैसे ही एक्सपल्शन हो गया तो पार्चुरेशन इसे हम किन लोग कहते हैं, या फिर इसे हम लोग बर्थ भी कह सकते हैं। अब बच्चे का क्या हो गया? बर्थ हो गया। बस ये नॉर्मल डिलीवरी की बात है। और इस सब के बाद में बर्थ हो गया है तो प्लेसेंटा भी थोड़ी देर के बाद में, 1-2 घंटे के बाद में बाहर आ जाती है। ठीक है। वजन भी इसका होता है, प्लेसेंटा का भी काफ़ी वेट होता है, तो प्लेसेंटा भी इसके बाद में बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्सपल्ड आउट, एक्सपेल्ड आउट यूट्रस, यूट्रस से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब इसका कोई काम ही नहीं है। अब ऐसा कभी कभी होता है कि मदर को प्रॉपरली सिग्नल नहीं आ पा रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं लेकिन पार्चुरेशन के लिए उतने सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं, वो केस है थोड़ा डिफरेंट। उस केस में मदर को आती है नर्स और एक इंजेक्शन कमर में लगाकर चली जाती हैं, बोलती हैं अब थोड़ी देर बाद डिलीवरी हो जाएगी। भाई ऐसा क्या किया उन्होंने जो थोड़ी देर बाद डिलीवरी हो जाएगी? उन्होंने कुछ नहीं किया। ऑक्सीटोसिन, क्योंकि मदर की बॉडी में ऑक्सीटोसिन के सिग्नल कम आ रहे थे, तो उन्होंने आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया है। किसका?
आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लोग पिटोसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटोसिन। इसका इंजेक्शन लगाया है, अब कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे और डिलीवरी हो जाएगी, इसमें क्या बात है। ठीक है। लैक्टेशन में क्या होगा? ये तो हो गया पार्चुरेशन पूरी कहानी। लैक्टेशन में क्या होगा? लैक्टेशन मतलब मदर लैक्टेट करेगी। पहली बात तो प्रोलैक्टिन आया है, जिससे कि प्रोड्यूस हो गया है मिल्क, प्रोडक्शन हो गया है। और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ऑक्सीटोसिन, अब इसने मिल्क लेट कर दिया, मिल्क लेट डाउन, या फिर इजेक्शन भी कह सकते हो, इजेक्शन। ठीक है। अब मिल्क आना बाहर स्टार्ट हो गया कि भाई, और ये सिग्नल भी बेटा और चीज़ों से भी, जैसे कि बच्चे के रोने की आवाज़ से, बच्चे की आवाज़ से भी ये सिग्नल आते हैं, तो मिल्क इजेक्ट उससे भी होता है। ठीक है। इस सब के बाद में जो फर्स्ट मिल्क होता है ना बेटा, जो फर्स्ट मिल्क होता है 2 से 3 दिन तक, जो फर्स्ट मिल्क आता है मदर का, फर्स्ट मिल्क, ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है, इसे हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या? कोलेस्ट्रम। और ये बेटा बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है ये मिल्क, रिच इन न्यूट्रिएंट है, ये बच्चे को ज़रूर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चे को ना दें, रिच इन न्यूट्रिएंट है। और दूसरा, इसके पास में एक एंटीबॉडी भी होती है जिसका नाम है IgA एंटीबॉडी। ठीक है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी का काम करती है। ये क्या करती है? पैसिव इम्यूनिटी का काम भी करती है। तो भाई बच्चे को एक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो स्टार्टिंग का जो कुछ दिनों का मिल्क होता है, 2 से 3 दिन का लगभग, उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कि IgA एंटीबॉडी होती है। प्लाज्मा को क्रॉस किसने किया? IgG ने, जो कि सबसे छोटी होती है, छोटे छोटे ग्लोब्यूलर एंटीबॉडी, और IgA फर्स्ट लेटर है, जो कि फर्स्ट वाले मिल्क में आ रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो अब फटाफट से NCERT की रीडिंग देख लेते हैं। भाई NCERT भी क्या कहना चाह रही है इन बातों में। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, जिसे हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिससे कि एक्सपल्जन या डिलीवरी ऑफ द फीटस हो जाएगा। डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिसे हम लोग पार्चुरेशन भी कहते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। देखो, ये इट इज द योर नीट क्वेश्चन, which induces mild uterine contraction called fetal ejection reflex. fetal ejection reflex है भैया, बाहर आना मुझे है। This triggers the release of oxytocin from maternal pituitary, mild है यहाँ पर। ठीक है। pituitary oxytocin acts on uterine muscles and cause stronger uterine contraction, which in turn stimulate the secretion of oxytocin. Stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin stimulate the resulting। अब वही है कि मतलब और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो और सिग्नल जा रहा है, और सिग्नल जा रहा है तो और ऑक्सीटोसिन आ रहा है, फिर और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जस्ट ये प्रोसेस चलती जा रही है, एंड अल्टीमेटली बच्चे का जो है वो बर्थ हो जाता है। बर्थ कैनाल के थ्रू, किसके थ्रू? पहले सर्विक्स को क्रॉस करेगा, फिर वेजाइना को क्रॉस करेगा। सर्विक्स एंड वेजाइना विल फॉर्म बर्थ कैनाल, वहाँ से बच्चा बाहर आ गया, थोड़ी देर के बाद में आपकी बची हुई प्लेसेंटा भी बाहर आ गई। ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होगा? जैसे पार्चुरेशन होगा तो इस टाइम पर मेमोरी ग्लैंड भी डिफ्रेंशिएशन में गई हुई थी प्रेगनेंसी के टाइम पर। पार्चुरेशन के टाइम पर क्या किया इसने? मिल्क इजेक्ट किया। जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस हुआ इनिशियल फ्यू डेज का, उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि सेवरल एंटीबॉडीज को कैरी करता है। IgA लिख लीजिएगा। एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस। अब भाई नई बेबी, जो नया बेबी आया है, उसको डिजीजेज ना हो तो उसके लिए एंटीबॉडीज भी मिल जाती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मिल रही है तो भैया बच्चों को अच्छा खासा हेल्दी बेबी हो सकता है, अच्छी खासी न्यूट्रिशन मिल जाती है, तो बेबी के लिए हाईली रिकमेंडेड है। ऐसा ना करें कि मदर को देना बच्चा और उसे फीड ना करें, तो भाई अच्छे से प्रॉपर फीड करे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी की ये केसेस हैं। बाकी डॉक्टर्स अच्छे से सजेस्ट कर देते हैं एट द टाइम या एट द अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। इतना हो गया। एक गैमीट बनाने से, एक बच्चे के 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के होने पर जब वो गैमीट बनाने लगता है, और गैमीट बनाने के बाद फीमेल की बॉडी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, कैसे बेबी एक सिंगल सेल से, जो माइक्रोस्कोपिक सेल से हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, उनसे पूरा का पूरा बेबी डेवलप हो गया और हम इतने बड़े हो गए, वो प्रोसेस हमने पूरा पढ़ लिया है। पार्चुरेशन लैक्टेशन के बाद में आपका चैप्टर हो जाता है डन एंड डस्टेड। इसका हम लोग टेस्ट जल्द ही कंडक्ट करवाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन या जिसकी जितनी भी डिटेल हैं आपको मिल जाएंगे t.me/OperationNeed700 पर, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहीं पर आपको टेस्ट पेपर भी मिलेगा। और अगर आपको चैप्टर में कोई डाउट बच गया हो, टेस्ट पेपर में कोई डाउट आता हो, सब्जेक्ट में कोई डाउट आता हो, इसमें बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और इस सब के अलावा नेक्स्ट लेक्चर्स आपको जल्द ही मिलते रहें। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया, अब इसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। वो पढ़ने के लिए कब आएगा, कैसे लेक्चर अपलोड होगा, किस दिन लेक्चर अपलोड हो रहा है, और अपलोड होते ही तुरंत आप तक पहुंच जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। और सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन क्लिक कर लिया तो आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही। कहीं हम लोग फालतू इधर उधर की बातें ना करते हुए लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और अपना सिलेबस की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइए, कोई और परेशानी, कोई और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी अपने डाउट्स आप इस ग्रुप में बेझिझक सॉल्व करिए और अपनी नीट की तैयारी में डेली एक कदम आगे बढ़ते जाइए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।